ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए तुझे हवाएं हवाएं हाँ भाई, कैसे हो सब बढ़िया सबके जीवन में। अपन ने जेनेटिक कोड तक की बात कर ली थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। मेरे को ऐसा याद है, थोड़ा थोड़ा रफली याद आ रहा है, जैसे आपको भी थोड़ा थोड़ा रफ याद आ रहा होगा। याद करिए, सबसे पहले अपन ने जेनेटिक कोड के टर्म की बात करी थी। वहाँ साइंटिस्ट आए थे, जॉर्ज गमाउ सब। हाँ, फिर अपन ने मेरे ख्याल से बात करी थी निरेनबर्ग। हाँ, इन्होंने क्या सेल फ्री सिंथेसिस किया था? बिल्कुल। क्या उसी को इनविट्रो सिंथेसिस कहते हैं? बिल्कुल सर। फिर अपन ने क्या होमोपॉलीमर कोपॉलीमर H.G. खुराना, हाँ हरगोविंद सिंह खुराना जी की बात करी थी। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करी थी कि ऐसा जिन्होंने सेवरोक्वा एंजाइम, मतलब जो साइंटिस्ट का नाम था सेवरोक्वा, पॉली न्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज, मतलब टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं है, आप लोग आरएनए का सिंथेसिस कर सकते हो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स को डाल के। ऐसा अपन ने कुछ बातचीत कर ली थी। अब नेक्स्ट अपनी जो बात आ रही है वो म्यूटेशन और जेनेटिक कोड के बारे में आ रही है। तो पता एनसीईआरटी आपसे पूछती है, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन? सो आई वुड से दैट म्यूटेशन इज अ रैंडम चेंज, क्योंकि हमने एवोल्यूशन भी पढ़ा है। एवोल्यूशन जब पढ़ा था तो वहाँ म्यूटेशन की बात आई थी। वहाँ म्यूटेशन डार्विन के हिसाब से और हग्दोवरीज के हिसाब से अलग अलग तरीके से थे। म्यूटेशन थ्योरी आपने सुन रखी होगी। तो अपन तो ऐसा भी, अपन तो मतलब समझ रहे हो, जैसे छुटमुट टाइप के हैं। तो मॉलिक्यूलर के हिसाब से अगर अपन इंसाइटी की बात माने तो वो कहती है कि कोई भी चेंज हो जाए, अच्छा, न्यूक्लियोटाइड में या फिर डीएनए में या आरएनए में, उसको अपन म्यूटेशन कह देते हैं। तो एनसीईआरटी फ्रैगली पूछती है व्हाट डू मीन बाय पॉइंट म्यूटेशन? अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो गया डीएनए में तो उसको कह देते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, अब दो तरीके के भैया म्यूटेशन होते हैं पॉइंट म्यूटेशन में। टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एडिशन या फिर डिलीशन। अब सब्स्टिट्यूशन का क्लासिकल एग्जांपल आपको दिया हुआ एनसीईआरटी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन में, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। आप जानते हैं सिकल सेल एनीमिया में क्या हीमोग्लोबिन की चेन्स अफेक्ट होती है? नहीं नहीं सर, आरबीसी का शेप अफेक्ट हो जाता है। अच्छा, आरबीसी का अगर शेप अफेक्ट हो रहा है तो क्या वो बाय कॉनकेव रहता है या बाय कॉन्वेक्स हो जाता है? सर देखो, ना तो बाय कॉन्वेक्स होता है ना बाय कॉनकेव होता है, वो सर हसीए जैसा होता रहता है, सिकल जैसा। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया। अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन वहां पे होता है? बिल्कुल होता है सर। याद करिए वहां पे GAG चेंजेस टू GUG, एनसीईआरटी में जो लिखा है। हाँ हाँ, ग्लूटामिक एसिड चेंजेस टू वेलिन अमाइनो एसिड। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वो किसका एग्जांपल है? पॉइंट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन एडिशन, सर सब्स्टिट्यूशन। अब नीट में जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो होता है, हाँ पॉइंट म्यूटेशन जो होता है, वो डीएनए में होता है या आरएनए में? तो सर डीएनए में होता है। और अगर डीएनए में चेंज हुआ तो आरएनए के बेस पेयर में भी चेंज आएगा। और इसका एग्जांपल क्या है आपके पास? सिकल सेल एनीमिया। आरएनए में चेंज हुआ तो ऑब्वियसली बात है प्रोटीन सिंथेसिस में जो अमीनो एसिड आएगा वो भी चेंज हो जाएगा, जिससे बीमारी कौन सी हो जाएगी चीकू? जय कौन सी? अरे जय वाली, सिकल सेल एनीमिया। और आप जानते भी हो क्या कि जो अफ्रीका वाला देश है जहां पर नहीं गए अभी, सिकल सेल एनीमिया क्या रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है अगेंस्ट दी मोस्ट फेटल प्लाज्मोडियम, सबसे जानलेवा प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम? सुना होगा आपने। एक और इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है रीडिंग फ्रेम के बारे में। अच्छा, जैसे मान लो आपके पास एक एमआरएनए है, ठीक है। एमआरएनए पे बेस पेयर्स प्रेजेंट है, AGU AUG CAC GAG, मतलब बहुत सारे बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो इनको हमेशा ट्रिपलेट में अपन रीड करते हैं, इतना तो सबको पता है। लेकिन कितने ओपन रीडिंग फ्रेम बन सकते हैं? वो सिर्फ 3 ही बनते हैं। आप कभी भी अगर एमआरएनए की वो कर रहे हो, मतलब कोड कर रहे हो एमआरएनए को कोडॉन्स के फॉर्म में, तो सिर्फ 3 डिफरेंट रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट होते हैं। ये सवाल पूछा गया है और पूछेगा भी। अब इसके बाद एनसीईआरटी बात करती है व्हाट डू यू मीन बाय UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। अब देखो भाई, एमआरएनए बना 5 से 3 डायरेक्शन में, बिल्कुल बना। जो स्टार्टिंग कोडॉन होता है क्या उसको अपन AUG कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। क्या AUG से ही अपन लोग इनिशिएट करते हैं ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रतिक्रिया? हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। तो AUG के पहले भी क्या बहुत सारे बेस पेयर्स होंगे? होंगे। और अगर अपन बात करें स्टॉपिंग कोडॉन UR या फिर युगा, उसके बाद वाले एमआरएनए को क्या कोड किया जाता है? नहीं। क्या वहां तक ही कोड करते हो स्टॉपिंग कोडॉन तक? बिल्कुल। तो 3' एंड के, मतलब 3' एंड पे स्टॉपिंग कोडॉन के आगे और इनिशिएटर कोडॉन के पहले जो रीजन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। और सवाल पूछा जाएगा कि ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हेल्पफुल होते हैं फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। अगर अच्छी तरीके से, मजेदार तरीके से आपको ट्रांसलेशन करना है तो आपको कौन से रीजन होने चाहिए आपके डीएनए में, आपके आरएनए में? अनट्रांसलेटेड रीजन। फिर एनसीईआरटी बता एडिशन और डिलीशन सब्स्टिट्यूशन को बता, एडिशन और डिलीशन म्यूटेशन को बताने के लिए राम हैज रेड कैप लिख देती है। अच्छा, वो मतलब बताती है कि आपने सिंगल बेस पेयर को ऐड किया तो, मतलब ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में, आप देखोगे तो राम हैज बी रेड कैप। फिर 2 एडिशन हुए तो BI रेड कैप। फिर राम हैज बिग रेड कैप। जब तीनों आपके पास कोडॉन्स जुड़ गए, ये मैं चला भी दूंगा यहाँ पे, तो राम हैज बिग रेड कैप। और डिलीशन में एक एक आप लोग गायब करते जाओगे। तो इतना याद रखो,
3 एडिशन होंगे, मतलब 3 एडिशन होंगे आपके पास तो एक अमीनो एसिड बढ़ जाएगा, 3 डिलीशन होंगे तो एक अमीनो एसिड कम हो जाएगा। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना इस चीज़ को, सिंपल इतनी सी चीज़ पूछेगा अगर आपसे पूछेगा तो। अब अपन मेन बात करते हैं स्टार्ट, जिसका नाम है ट्रांसलेशन, जहाँ से आपको भरपूर 2 सवाल देखने को मिलेंगे ज़्यादा नहीं है, 2 मतलब 2 सवाल के चांसेस होते हैं। एक सवाल स्टेटमेंट का आएगा और एक सवाल डायरेक्ट आ जाएगा। तो भाई व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन, सबसे पहले एनसीईआरटी बात यही करती है। तो ट्रांसलेशन बता, अपन ने डीएनए को कॉपी किया, एमआरएनए बनाया, हाउ, प्रोसेस का नाम कह दिया ट्रांसक्रिप्शन। अब इस एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स हैं, इन कोडॉन्स को रीड करके मुझे एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बुलाना है, उस प्रतिक्रिया को, समझ रहे हो उस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं, ट्रांसलेशन। तो एनसीईआरटी के हिसाब से द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन बाय रीडिंग द कोडॉन्स ऑन द एमआरएनए इन अ कंटीन्यूअस फैशन इज टर्म्ड एज ट्रांसलेशन। सिंपल सी बात है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, कोडॉन्स को रीड करना है और प्रोसेस का नाम हो जाएगा ट्रांसलेशन। लोकेशन पूछेगा आपसे, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों की कहां पे चलता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, तो भैया देखो आरआरएनए भी होगा, टीआरएनए भी होगा और एमआरएनए भी इन्वॉल्व हो गए। जितने आरएनए सब इन्वॉल्व हो जाते हैं और एमआरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है जिसे अपन कोडॉन कहते हैं, जो कोड करते हैं पॉलीपेप्टाइड की चेन को। अब सबसे पहली स्टेप जो होगी आपके पास ट्रांसलेशन की, उसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब तुम थोड़ा दिमाग से सोचो कि सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म है, जिसको अपन मेन अरीना फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल सर, अमाइनो एसिड वहां पे पड़ा हुआ है, हाँ, हमें उसको कहां तक लेके जाना है, एमआरएनए तक। तो अपने आप तो चला नहीं जाएगा, हमारे पास एक सोल्यूबल आरएनए होता है जिसे प्यार से टीआरएनए कहते हैं। बिल्कुल होता है सर, उसका इन्वर्टेड एल शेप टर्शियरी स्ट्रक्चर, हाँ हाँ सर, सुना। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड को बिठाया जाता है, तो इसी को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और चार्जिंग 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले आप अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करोगे बाय यूजिंग एटीपी बाय यूजिंग व्हाट, एटीपी। तो एक्टिव प्रोसेस या पैसिव, सर ऑब्वियस ही बात है एक्टिव प्रोसेस है। आप एटीपी दोगे अमाइनो एसिड को, जिससे अमाइनो एसाइल एएमपी प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएंगे। दूसरी प्रोसेस में अपन लोग एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को अटैच करते हैं 3' वाली एंड ऑफ टीआरएनए में। ध्यान से सुनो, किस एंड पे गाऊं, 3 या 5, 3' एंड पे। 3' एंड पे अपन लोग टीआरएनए पे किसको अटैच कर देंगे, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को। अब जो आपके पास मतलब टीआरएनए है, उसके ऊपर क्या लोडेड है, वो है सर लोडेड अमाइनो एसिड, तो इसको बोलते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए, मतलब चार्ज टीआरएनए। अब एक और स्पेसिफिक एंजाइम होती है, याद रखिएगा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम। किसको कौन सा अमाइनो एसिड लेके जाना है टीआरएनए पे, वो मतलब कुछ डिटरमाइन होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि सब इकट्ठे चले जाएंगे। तो इसके लिए एक एंजाइम लगी है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम। अब तो आपने चार्जिंग कर लिया, बिल्कुल। अब एनसीईआरटी लिखती है कि चार्जिंग इज स्पेसिफिक है, मतलब अरे मतलब कि मतलब एंटी कोडॉन लूप और कोडॉन लूप के बीच में जो बातचीत होएगी, उस हिसाब से जो अमाइनो एसिड बनना चाहिए वो स्पेसिफिक होगा, ऐसा नहीं कि सब अमाइनो एसिड चले जाएं। तो चार्जिंग आपके पास स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। और स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा एंजाइम है चीकू, अमाइनो एसाइल टीआरएनए एंजाइम, ठीक। अब चार्जिंग आपने करा दी 3' वाली एंड पे, बिल्कुल सर 3' वाली एंड पे आपने चार्जिंग करा दी। अब इसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि राइबोसोम पे कुछ साइट्स होती हैं। अच्छा हाँ सर पता हमें, एक होती है वो बिगर साइट और एक होती है स्मॉलर साइट। अब वो सब यूनिट की बात नहीं कर रहा, आपके पास राइबोसोम की लार्ज यूनिट पे 3 साइट होती हैं। एक होती है पी साइट, हाउ, एक होती है ए साइट और एक होती है ई साइट, जहां से एग्जिट साइट हो जाती है। अच्छा, अब सबसे पहले आपसे जो सवाल पूछा जाएगा ना, सबसे पहला अमाइनो एसिड, ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे पहला अमाइनो एसिड ड्यूरिंग इनिशिएशन स्टेप वो कहां पे आता है, पी साइट या ए साइट, पी साइट। इसके बाद जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो से किस पे आते हैं, ए साइट पे। पहला हमेशा किस पे आएगा चीकू, पी साइट। उसके बाद वाले जितने भी हैं ए साइट पे आएंगे। अब उसके बाद वो आपने सुना होगा एवरी प्रोटीन इज एंजाइम एक्सेप्ट राइबोजाइम, जानते हैं आप। तो राइबोजाइम अगर यूकैरियोट्स में पूछे तो 28S RRNA और प्रोकैरियोट में क्या 23S RRNA। ये राइबोजाइम क्या होता है मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब स्टेप की अपन बात करें, सबसे पहले क्या थी, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। आपने चार्ज करा दिया, अमीनो एसिड को टीआरएनए पे लोड कर दिया, 3' एंड पे या 5 पे, सर 3 वाली एंड पे। फिर इनिशिएशन वाली स्टेप में आप क्या करोगे, एमआरएनए जो बेचारा न्यूक्लियर पोर से बाहर आया है, तुम इमेजिन करना, हाँ अपन ने देखा भी था यार क्लास में, तो आप याद करो एमआरएनए जो न्यूक्लियर पोर से बाहर आया है, क्या वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, साइटोसोल में साइटोप्लाज्म में जाएगा। वहां पे स्मॉल यूनिट राइबोसोम की उससे बाइंड कर जाएगी, और स्मॉल यूनिट जब बाइंड करेगी तो क्या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे बाइंड करेगा। हाँ हाँ सर, वो आपने सुना होगा साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। सर जी क्या था, अबे बोली थी मैंने, ट्रांसलेशन भी स्टार्ट होने के लिए कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, वो अपन देखेंगे भी। तो देखो सबसे आपने किया क्या, एमआरएनए को बाहर बुलाया, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम को बाइंड कर दिया, और वो जहां पे बाइंड होता है वो हमेशा इनिशिएटर कोडॉन होता है, जो कि एयूजी है या जीयूजी, एयूजी, अरे भूल गए यार तुम, एयूजी। अब याद करो, इनिशिएशन हो चुका है, हाँ इनिशिएशन में स्मॉल यूनिट राइबोसोम की बाइंड कर गई, हाउ कर गई। अब इसके बाद क्या होगा ना,
ये जो एचडी सीक्वेंस मैंने आपसे बोला था, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एचडी सीक्वेंस एमआरएनए रिकॉग्नाइज करता है स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम की। अच्छा, मतलब कि रिकॉग्निशन के लिए होती है। अच्छा, समझ गए? तो मैंने क्या बोला, प्रोकैरियोट्स में एचडी सीक्वेंस होता है जो एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब एमआरएनए रिकॉग्नाइज करेगा जिसकी मदद से स्मॉल यूनिट को, और राइबोसोम की स्मॉल यूनिट पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं एंटी सेंडेलगार्नो सीक्वेंस। पहले पढ़ाते थे, बस सुन लो काम में अगर आ जाए। दूसरी स्टेप कौन सी है, इलोंगेशन। इलोंगेशन में आप लोग क्या करोगे, जो चार्ज टीआरएनए है वो कम मतलब किस साइड पे आएगा, ए साइड या पी साइड? सर देखो, पहला वाला हमेशा किस पे आएगा, पी साइड। इलोंगेशन में दूसरा अमीनो एसिड आ रहा होगा, मतलब टीआरएनए आ रहा होगा अमीनो एसिड को लेके, तो वो हमेशा किस साइड पे आएगा, ए साइड। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा है पहला अमीनो एसिड तो पी साइड लगाओगे। अगर उसने लिखा है इनिशिएशन के समय पहला टीआरएनए कहां पे आएगा, तो आपको पी साइड लगाना है। लेकिन अगर लिख दे सेकंड टीआरएनए या फिर एलोंगेशन वाली स्टेप वाला टीआरएनए, वो किस साइड पे आता है चीकू, ए साइड पे। ठीक है, अब ए साइड पे आपके पास जितने भी और दूसरे मतलब जो आने वाले हैं टीआरएनए अमीनो एसिड को लोड करके वो आते जाएंगे। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एंजाइम होती है जिसे अपन बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, और इसी को प्यार से कहते हैं राइबोजाइम। इसी को चीकू प्यार से क्या कहते हैं, राइबोजाइम। अब आप खुद सोचो, राइबोसोम आगे बढ़ रहा होगा, हाँ सर, एमआरएनए की रीडिंग करते हुए राइबोसोम आगे बढ़ रहा होगा, तो जो पी साइट पे पहले टीआरएनए आया था, क्या वो अपना अमीनो एसिड छोड़ देगा? हाँ, छोड़ देगा टीआरएनए। और ए साइट के लिए ए साइट पे दे देगा अपना अमीनो एसिड, तो पी साइट हो जाएगी एम्प्टी, राइबोसोम आगे बढ़ेगा और ये शिफ्टिंग चलती चली जाएगी ताकि ए साइट फिर से खाली हो जाए और अगला टीआरएनए किस पे आए, ए साइट पे। तो आप तो इतना याद रखना, इनिशिएशन वाली सबसे पहले पी से सबसे पहला जो टीआरएनए आएगा वो किस साइट पे आता है चीकू, पी साइट पे। बाकी फिर जितने भी टीआरएनए आएंगे अमीनो एसिड को लोड करके वो किस साइड पे आएंगे, ए साइड पे। पहला वाला पी पे, उसके बाद ए पे, सिंपल। हाँ, फिर लास्ट स्टेप होती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के लिए आपके पास स्टॉपिंग कोडॉन्स होते हैं। स्टॉपिंग कोडॉन आप जानते हैं, यू आ, यू आग और यूगा, जहां पे हमें ट्रांसलेशन को इनहिबिट करना है, मतलब प्रोटीन की चेन को टर्मिनेट करना है। तो इन्हें टर्मिनेट करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, स्टॉपिंग कोडॉन। और नीट में सवाल पूछेगा, क्या स्टॉपिंग कोडॉन के लिए टीआरएनए आते हैं? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते टीआरएनए। स्टॉपिंग कोडॉन के लिए टीआरएनए बिल्कुल नहीं आएंगे। रिलीज फैक्टर रिलीज होगा जिससे पॉलीपेप्टाइड पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, रिलीज। बस सिंपल यही है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, और सबसे पहली स्टेप क्या थी, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। बस सवाल पूछेगा कि पी साइट और ए साइट और ई साइट कहां प्रेजेंट होती है, लार्ज यूनिट पे, स्मॉल यूनिट पे, लार्ज यूनिट पे। राइबोसोम मतलब ये सबसे पहले जो आरएनए बाहर आएगा न्यूक्लियर पोर से, वो किससे जुड़ेगा, स्मॉल यूनिट से सर। स्मॉल यूनिट से जुड़ने के बाद टीआरएनए आएगा, एंटीकोडॉन, उसके पास एंटीकोडॉन लूप होते हैं, एमआरएनए के ऊपर कोडॉन लूप होते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आ जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड को जगाने के लिए कौन सी एंजाइम है, अमीनो एसिड टीआरएनए एंजाइम, सिंपल। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज एंजाइम, सिंपल, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतनी सी चीज है। अब उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि जीन के एक्सप्रेशन को अपन लोग कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। सवाल डायरेक्ट पूछेगा चीकू कि पहली बात, हमें नीड क्यों है, मतलब सवाल पूछेगा आपसे नीट में कि हमें भैया नीड क्यों है जीन के एक्सप्रेशन को मतलब पता करने की या रोकने की। तो सबसे पहले बात आती है मेटाबॉलिक नीड। अच्छा, जब मेटाबॉलिज्म हमें किसी चीज की, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, तभी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स आती हैं या पहले से ही तैयार रहती हैं? मतलब बनी पहले से होंगी, लेकिन काम कब करेंगी, जब आप लोग खाना खाओगे। अरे हाँ या ना भाई, हाँ। तो ऐसी कंडीशन जब भी मेटाबॉलिज्म की हमें आवश्यकता होती है तो जीन्स को जगाना पड़ता है एंजाइम्स बनाने के लिए। फिजियोलॉजिकल नीड, हमारी मतलब चेंजेस जो बॉडी के हो रहे हैं उसकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। एनवायरमेंटल नीड, कि एनवायरमेंट में आपके पास मीडियम में न्यूट्रिशन है या नहीं है। फिर लास्ट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ नीड। अच्छा, डेवलपमेंटल नीड, तो ये सब तो आपके पास क्या है, वाई वी नीड जीन एक्सप्रेशन। अब नीड में जो सवाल पूछेगा वो है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आपकी बॉडी में, अपन सब यूकैरियोट्स हैं, हाँ जी, आपकी बॉडी में 4 स्टेप्स हैं जहां पे आप लोग जीन को एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हो। उसमें सबसे पहला जो आपके पास है वो है ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके बाद है आपके पास स्प्लाइसिंग, जिसे अपन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कहते हैं, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और लास्ट स्टेप है ट्रांसलेशन। तो चीकू यूकैरियोट्स में कितनी स्टेप है, 4। कौन कौन सी, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जिसे प्यार से स्प्लाइसिंग कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, और चौथा है ट्रांसलेशन। जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 2 ही साइट्स होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और अपन ने बात भी करी है कि किसमें कपलिंग होती है। कपलिंग मतलब सर, अरे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किसमें कपल होते हैं, दोनों साथ में किसमें होती है प्रोसेस, प्रोकैरियोट्स में। आपकी बॉडी में अलग अलग होती है सर। अब जीन्स 2 प्रकार की होती हैं, देखो जो आप लोग जीन्स पहने वो वाली बात नहीं चल रही है, अपन बॉडी की जीन्स की बात कर रहे हैं। एक होती है कंस्टिट्यूटिव जीन, एक होती है नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन, जो हमेशा एक्सप्रेस होती है लड़कियों की तरह, सॉरी, उसे अपन कहते हैं कंस्टिट्यूटिव जीन। और जो कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे एक्सप्रेस होगी ना, जो हमेशा एक्सप्रेस नहीं करती, उन्हें कहते हैं नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, जो कंस्टिट्यूटिव जीन होती है ना, इनको रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, इसीलिए इन्हें प्यार से कह देते हैं हाउस कीपिंग जीन्स।
अच्छा, और जो अपने पास नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन होती हैं उनको रेगुलेट मतलब करना पड़ता है। अच्छा, तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, वो अपन देखेंगे। अच्छा, अब भैया दो तरीके की जीन्स होती हैं बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट। एक होती हैं आपके पास रेगुलेटर जीन, दूसरी होती हैं स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटर जीन वो जीन होती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं करती खुद का। अच्छा, स्ट्रक्चरल जीन वो होती हैं जो खुद का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करती हैं। तो इसी से एक नया कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ सिस्ट्रॉन। अच्छा, सिस्ट्रॉन क्या होता है जी भैया? सिस्ट्रॉन, देखो सिस्ट्रॉन वो जीन होती है जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करती है, और उसको रेगुलेट करने के लिए आपके पास आते हैं रेगुलेटरी जीन्स। मैंने क्या बोला? सिस्ट्रॉन वो जीन्स होती हैं जिसका ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा, मतलब जिससे प्रोटीन बन जाए, उसे अपन क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। लेकिन जीन जो है वो रेगुलेटरी जीन्स, मतलब रेगुलेटरी जीन्स जो है जिनका उनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होता है। मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? तो अपन यहां से क्या बात कह सकते हैं? ऑल सिस्ट्रॉन आर जीन बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन। क्या बात सही है? हाँ हाँ सर, जितने भी सिस्ट्रॉन होते हैं वो सब जीन्स होते हैं, हाँ, लेकिन हर जीन सिस्ट्रॉन नहीं होती। आप समझ रहे हैं? अब भैया टाइप्स ऑफ रेगुलेशन में एक पॉजिटिव रेगुलेशन और एक नेगेटिव रेगुलेशन होता है। इसी पे बेस्ड है आपका लैक ओपेरॉन मॉडल। तो लैक ओपेरॉन, सबसे पहली बात, ओपेरॉन मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन। हैप्लॉइड डिप्लॉइड चीकू, हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन। हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन में अपन लोग स्टडी करते हैं हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए की। जैसे एग्जांपल आपने सुना लैक ओपेरॉन, तो लैक ओपेरॉन जो है वो टाइप ऑफ रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का, जिसमें जो अपने मतलब आपके पास जो ओपेरॉन की स्टडी करते हैं, देखो दो साइंटिस्ट थे, जैकोब और मोनार्ड। हाँ, आपने सुन रखा होगा, जैकोब और मोनार्ड दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैक ओपेरॉन की खोज करी, उसकी स्टडी करी। तो ये सिर्फ प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, याद रखिएगा। जितने भी ओपेरॉन्स होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में मिलते हैं, और पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, यूकैरियोट्स में, सब प्रोकैरियोट्स में। तो इसमें है क्या? कुछ नहीं है। लैक ओपेरॉन का मतलब है, लैक मतलब आता है लैक्टोज, और आप जानते हैं लैक्टोज मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड सर, डाइसेक्राइड। अच्छा, अब एसर्सिया कोलाई में अपन लोग बेसिकली इसकी स्टडी करते हैं। एसर्सिया कोलाई के अंदर, अच्छा, ये जैकोब और मोनार्ड की मैंने बात करी ना, ये साइंटिस्ट हैं, नहीं तुम कह रहे हो जी कहाँ है? जैकोब जेनेटिस्ट थे, मोनार्ड बायोकेमिस्ट थे, दोनों बढ़िया दोस्त थे, साथ में काम कर रहे थे। अच्छा, तो अब होता क्या, मीडियम में जैसे लैक्टोज नहीं है, अपन एसर्सिया कोलाई की बात कर रहे हैं, लैक ओपेरॉन की। मीडियम में जब लैक्टोज नहीं होता है तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो एसर्सिया कोलाई के लिए होता है वो कौन होता है? ग्लूकोज। मतलब वो खूब दिल से ग्लूकोज खाती है और एनर्जी बनाती है। लेकिन मान लो अगर उसके मनपसंद चीज आ गई लैक्टोज, तो अब हमें क्या होगा? लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, परमिबिलिटी बनाने के लिए एंजाइम को मतलब बनाना पड़ेगा। तो आपके पास होता क्या है? सबसे पहले होता है लैक आई जीन, जिसे बोलते हैं इनहिबिटर जीन। अच्छा, ये एक प्रोटीन बनाती है जिसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। अब रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मली क्या होता है ना, ये बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से। किससे बाइंड कर जाता है चीकू? ऑपरेटर से। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है। अगर ये ऑपरेटर से बाइंड करा तो आपके पास जो Z, Y और A स्ट्रक्चरल जीन, जया जी जो हैं, जी स्ट्रक्चरल जीन अपन बोलते हैं Z, Y, A, इनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो एंजाइम भी नहीं बनेगी। इसीलिए इस रेगुलेशन को कह देते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि इस समय स्ट्रक्चरल जीन सोई हुई है, मतलब स्विच ऑफ कंडीशन में है। अच्छा, क्यों स्विच ऑफ कंडीशन में है? क्योंकि यहाँ प्रोटीन बना था रिप्रेसर प्रोटीन या फिर इनहिबिटर प्रोटीन, जो बाइंड कर गया ऑपरेटर से। अब हुआ क्या? दूसरे केस में अपन ने इसमें लैक्टोज डाल दिया। अब जैसे ही आपने लैक्टोज को मतलब एसर्सिया कोलाई मतलब जिले को एसर्सिया कोलाई के अंदर डाला, मतलब मीडियम में डाला, एसर्सिया कोलाई देखेगा कि अपने मतलब मनपसंद चीज आई है लैक्टोज। तो लैक्टोज के लिए सबसे पहले क्या होगा? लैक आई जीन क्या बना रही थी? रिप्रेसर प्रोटीन। उस रिप्रेसर प्रोटीन को कौन भगा के ले जाएगा? लैक्टोज। अच्छा, लैक्टोज एक तरीके का इंड्यूसर होता है जो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करके इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है। अगर ये इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा प्रमोटर से, और जैसे ही प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, जया जी जो है Z, Y और A स्ट्रक्चरल जीन, इनका ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, और आपके पास एंजाइम बन जाएंगी। तो Z से बनती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से बनती है परमिएज, और A से बनती है ट्रांसएसिटाइलेज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जब ये परमिएज मतलब ये जो एंजाइम्स हैं मतलब आफ्टर जब मीडियम में लैक्टोज आ गया तब बनी है। हाँ सर, तो परमिबिलिटी कैसे बनी? मतलब एसर्सिया कोलाई ने लैक्टोज को अपनी बॉडी के अंदर लिया कैसे होगा? तो एनसीईआरटी लिख देती है कि भैया जो आपके पास ये परमिएज एंजाइम होती है वो पहले से थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है। अच्छा, ताकि लैक्टोज को मतलब समझ रहे हो बॉडी के अंदर ले एसर्सिया कोलाई। अच्छा, तो लैक जेड जीन क्या बनाती है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। वाई क्या बनाती है? परमिएज। ए क्या बनाती है? ट्रांसएसिटाइलेज। ये तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे। अब इससे जो सवाल पूछे जाएंगे ना वो म्यूटेशन से पूछे जाएंगे। वो आपसे पूछेगा अगर लैक आई जीन में म्यूटेशन आ गया
तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर LAC-I जीन में म्यूटेशन आ गया तो रिप्रेसर ही नहीं बनेगा, रिप्रेसर नहीं बनेगा तो एप्रोन हमेशा ही चलता रहेगा, चाहे मीडियम में लैक्टोज हो या फिर ना हो, मतलब JG और JG का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता ही रहेगा। अच्छा, अगर म्यूटेशन LAC-Z जीन में कर दिया तो सर Z जीन में अगर कर दिया तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगी, मतलब लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो लैक्टोज का यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा। ऑब्वियसली भाई कॉमन सी बात है। अगर LAC-Y जीन नहीं बनी तो परमिएज खत्म, परमिएज खत्म तो बेचारा बाहर है एसर्चियो कोलाई, मतलब मीडियम एसर्चियो कोलाई बैठा हुआ है मीडियम में, और मीडियम में लैक्टोज है, लेकिन मीडियम से वो अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि परमिएज नहीं बना, और परमिएज नहीं बनेगा तो परमिबिलिटी नहीं आएगी। कॉमन सेंस में। अब लास्ट जो आपके पास चीज है उसे कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अभी खत्म ही कर देते हैं अपन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और DNA फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब कुछ नहीं होता है, अगर दो ह्यूमंस हैं, हाउ, इनमें सिमिलरिटीज होंगी, बिल्कुल होंगी, और डिफरेंस भी होगा, बिल्कुल होगा। 99% DNA अपना कैसा है? सेम। मतलब समझ रहे हो, 99.9% आपका DNA कैसा है? सेम। मेरे से मतलब अपनी जो सिमिलरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस के कारण आज आप लोग समझदार हो और मैं बेवकूफ, सॉरी उल्टा कह दिया तो अब हाँ, तो आप कुछ भी समझ लो। दो ह्यूमंस हैं, उनमें सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं और डिफरेंसेस बहुत मतलब होते हैं, थोड़े बहुत तो होते हैं सम डिफरेंसेस। उन्हीं की अपन लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। और जीनोम मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड सेट। तो अब तुम बुद्धि का उपयोग करो। आपके डिप्लॉइड सेट ऑफ जीन्स में 6.6 10 की पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं। हाँ, हैप्लॉइड में कितने होंगे सर? आधे ही करने, 3.3 10 की पावर 9 बेस पेयर, ऑब्वियसली यार। तो अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, हम लोग अपनी जीन्स के बारे में पता करते हैं, बेस पेयर्स के बारे में। तो ये स्टार्ट हुआ था 1990 में, जब अपन में से कोई नहीं था। अच्छा, ये कंप्लीट हुआ 2003 में। 13 साल का बहुत ही ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट था, लेकिन 13 साल में भी ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम 1 जो था ना, वो समझ रहा हो एकदम अकड़ू टाइप का था। उसकी सबसे लास्ट में अपन ने सीक्वेंसिंग करी 2006 तक, मतलब 2006 तक वो उसका काम चलता ही रहा। उस पर सबसे ज्यादा जीन्स होती हैं 2968, 2968 जीन्स। अच्छा, और जो आपके पास वाई क्रोमोसोम होता है उस पर सिर्फ 231 जीन होती हैं। अब कॉस्ट भैया, पैसा बहुत लगा था। हाँ, एक बेस पेयर की जो कॉस्ट आई थी वो $10 आई थी। हमें हैप्लॉइड मतलब 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर की अगर वो करनी है सीक्वेंसिंग, तो इसमें अब मतलब नॉर्मल जो खर्चा आया था वो बहुत ज़्यादा आया था, $9 मिलियन। अच्छा, बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हुई थी, वेलकम ट्रस्ट UK की, USA, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, फ्रांस, जापान, जर्मनी, चाइना, ये कंट्रीज वगैरह लग गई थी साथ में। अच्छा, और जब इन्होंने ये काम कर रहे थे तो एक पेज में 1000 बेस पेयर की मतलब इन्होंने लिखे थे, तो इन्होंने 1000 पेज बनाए थे नियरली, और 1000 पेज से मतलब 3300 बुक्स इनके पास रिक्वायरमेंट हुई थी। मतलब बहुत सारा डाटा था। और सवाल आपसे पूछा जाएगा, ड्यू टू दिस ऑल डाटा इन्फॉर्मेटिक्स, अच्छा, इन दिस जीन एक्सप्रेशन, इससे एक नई ब्रांच खुली बायो की, जो कि डाटा एनालिसिस को देखती है, उसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। पूछा गया ये सवाल, याद रखिएगा। अच्छा, अब किस किस को अपन लोगों ने सीक्वेंस कर दिया? ह्यूमन को कर लिया सर, हाउ, ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सर्वेसी कर लिया, एसर्चिया कोलाई, सीनोरेप्टाइटिस, ये अपन भूल जाते हैं, पता, सीनोरेप्टाइटिस एक नॉन पैथोजेनिक नीमाटोड होता है। फिर राइस का अपन ने कर दिया, रैबिडोप्सिस एक प्लांट होता है, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई आपने सुना होगा, थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन प्रिंसिपल में, ड्रोसोफिला। फिर सीक्वेंस ऑफ जीनोम के लिए जब अपन सीक्वेंस कर रहे थे तो उसकी दो अप्रोच थी DNA की सीक्वेंसिंग की। सबसे पहली थी सीक्वेंस ऑफ ओनली एक्सप्रेस्ड पार्ट, जैसे आपकी बॉडी में मेरी बॉडी में जो एक्सप्रेशन है वो तो सेम ही हो रहा होगा। खाना अपन नॉर्मली खाते हैं, खाओ, खाना खाने के बाद एंजाइम्स नॉर्मली आते हैं, हाँ, जब तक अपन को कोई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ना हो या फिर कोई दिक्कत ना हो, हाँ जी। तो सीक्वेंस ऑफ ओनली एक्सप्रेस्ड रीजन, उसे बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। जो चीजें मेरी बॉडी में सबकी बॉडी में एक्सप्रेस हो रही हैं। फिर अब जो चीजें हमारे बॉडी में डिफरेंस हैं उनको अपन ने मतलब सीक्वेंस करने के लिए क्या किया? होल जीनोम सीक्वेंसिंग। पहला रीजन, पहली चीज क्या करी? एक्सप्रेस रीजन, मतलब जो आपने एक्सप्रेस हो रहा है उन्हें बोला एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और कैसे किया? बाय सीक्वेंस एनोटेशन। अच्छा, बाय सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है सर जी? कुछ नहीं, देखो, हमारे DNA में कुछ पार्ट होता है कोडिंग, कुछ पार्ट होता है नॉन कोडिंग, बिल्कुल सही बात है। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? जो चीज एक्सप्रेस हो रही है, मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। जो कोडिंग वाला पार्ट है वो मेरी में भी सेम है DNA में, और आपके DNA में भी सेम है। हम इस DNA से बनाएंगे RNA, इस RNA को एंजाइम दे देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या बना देगा उस RNA से? कॉम्प्लीमेंट्री DNA। उस कॉम्प्लीमेंट्री DNA के सीक्वेंस को अपन स्टडी कर लेंगे। तो हमने क्या किया? होल जीनोम सीक्वेंसिंग, या ऐसा नहीं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, जो चीज एक्सप्रेस हो रही है। और दूसरी मेथड क्या थी? होल जीनोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम सीक्वेंसिंग में अपन लोग कुछ नहीं करते, सेल से DNA को आइसोलेट करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम छिड़क दोगे, DNA के फ्रेगमेंट्स बना दोगे, इसको अपन लोग ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की मदद से इसकी बेस पेयरिंग कराएंगे,
और एक मेथड आती है सेंगर मेथड, अगर आपने सुनी हो। उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को अपन सेंगर मेथड से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें बेस पेयर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, अब जो नीट में आपसे सवाल पूछेगा वो है इसके सेलिएंट फीचर्स, जो भी आप कह दो साइलेंट या सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट फीचर्स में सबसे पहला क्या है कि आपकी बॉडी में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो। इसको अपन अगर बिलियन में कहेंगे तो पॉइंट को आप इधर उधर कर सकते हो, 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। आपकी बॉडी में एस्टिमेट करा जा रहा था कि मतलब लाखों जीन्स होंगी, समझ रहे हो, 80,000 से 1,40,000 तक जीन्स होंगी, लेकिन सिर्फ मिली कितनी, 30,000 जीन्स। क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज्यादा है 2968, 2968, और वाई क्रोमोसोम पे सिर्फ 231। एवरेज साइज जो है ना वो 3,000 न्यूक्लियोटाइड होता है, अच्छा, एक जीन का। और हाँ ये सवाल पूछेगा, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है उसमें 2.4 मिलियन, मतलब इसका साइज बहुत ज्यादा है, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। और 50% जीन का फंक्शन अभी तक नोन ही नहीं है आपको। अच्छा, और लेस देन 2% पार्ट ऑफ द जीनोम वो आपकी बॉडी में कोड करता है प्रोटीन को। अच्छा, मेरी बॉडी में भी इतना ही है ना, लेस देन 2%। और आपकी बॉडी में होगा क्या, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मिलते हैं जो कि नॉन कोडिंग पार्ट में मिलते हैं, जिसका अभी अपन जिक्र करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अच्छा, तो डी आपसे एक ये देखो सेलिएंट फीचर्स हैं, यहाँ से स्टेटमेंट्स बनती हैं। एक और याद रखना, आपके डीएनए में और मेरे डीएनए में 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन है जहां पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म दिखती है, SNP। अच्छा, अब इसी की स्टडीज से आपके पास आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सर एलिक जेफरी, इन्होंने खोज करी किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। इंडिया में लेके आए थे डॉक्टर VK कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह, भूल जाओ तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अपन इनका जो मेन की कंसेप्ट था ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो बेस्ड था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ मतलब रिपीटेशन ऑफ बेस पेयर्स। अच्छा, और ये किस में मिलेंगे, कोडिंग या नॉन कोडिंग, ऑब्वियसली बात है नॉन कोडिंग में। अब हमने बोला क्या कि 99.9% डीएनए कैसा है, सेम। 0.1% क्या है डिफरेंस, उस 0.1% डिफरेंस को अपन को देखना है। अच्छा, अब दो तरीके के डीएनए होते हैं चीकू, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। एक होता है कोडिंग डीएनए, एक होता है नॉन कोडिंग डीएनए। अच्छा, नॉन कोडिंग डीएनए और कोडिंग डीएनए, हम लोग जब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो हम लोग कहां पे डिफरेंस देखेंगे, कोडिंग या नॉन कोडिंग, सर नॉन कोडिंग। अच्छा, नॉन कोडिंग वाली डीएनए पे, और उसी को प्यार से अपन कहेंगे अभी सैटेलाइट डीएनए। क्या कहेंगे चीकू, सैटेलाइट डीएनए। अच्छा, मतलब इन्होंने इसको अपन कैसे निकालेंगे सर, डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन से। अच्छा, उसमें एक आएगा बल्क जीनोमिक डीएनए, दूसरा आएगा सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए जो है ना, इसको सेपरेट करते हैं अपन बल्क डीएनए से बाय यूजिंग व्हाट, डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन। बिल्कुल, ये नॉन कोडिंग या कोडिंग, नॉन कोडिंग। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखता है। अच्छा, हाई डिग्री ऑफ क्या दिखता है चीकू, पॉलीमॉर्फिज्म। अब सैटेलाइट डीएनए जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, एक होता है मिनी सैटेलाइट। तो चीकू पहला कौन सा है, माइक्रो, दूसरा कौन सा है, मिनी। हमसे पूछा जाएगा नीट में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अपन किसको ज्यादातर देखते हैं, मिनी को या माइक्रो को, सर मिनी सैटेलाइट को। ठीक है, अब मिनी सैटेलाइट में होता क्या ना, नंबर ऑफ रिपीट ज्यादा होते हैं। अच्छा, और इनको प्यार से कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और नीट में पूछा जाएगा इनकी मतलब वो कितने बेस पेयर्स की रिपीटेशन होता है, तो 0.1 से 20 किलो बेस पेयर्स की रिपीट होती है VNTRs में। और ये सर माइक्रो में, अरे माइक्रो में कुछ नहीं, शॉर्ट टेंडम रिपीट होते हैं, एक ही बेस पेयर बार बार आ गया, फिर कम कम टाइम के लिए आया। अब एक और सवाल पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोब्स। अच्छा, देखो VNTR प्रोब्स होती हैं, ये रेडियो एक्टिव चीज है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकती है, और ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। अच्छा, और मिनी सैटेलाइट जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है, और इन VNTR प्रोब्स का अपन यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। सर समझ नहीं आया तो सुनो ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, डीएनए को आइसोलेट। हाउ, डीएनए को आइसोलेट कहाँ कहाँ से कर सकते हो, सर हेयर सेल से कर सकते हैं, सीमन से कर सकते हैं, ब्लड से कर सकते हैं। ब्लड में RBC या WBC, सर WBC, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस होता है। अच्छा, और बक्कल के सलाइवा से अपन रिलीज करा सकते हैं। ठीक है, आपने फिर क्या किया, इसमें प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेट्स और आरएनएस वगैरह एंजाइम डाल दिए, ताकि आपके पास सिर्फ कौन बच जाए, डीएनए। इस डीएनए को अपन लोग मतलब कैसे वो कराएंगे सर, आइसोलेट। सर वो डाल दो चिल्ड इथेनॉल, बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा है, जैसे ही चिल्ड इथेनॉल डालोगे क्या डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इस डीएनए को अपन लोग प्रेसिपिटेट कराने के बाद इसके फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। तो प्रोसेस वही आपने सुना होगा, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ हाँ सर सुना है सर, अरे कुछ नहीं, रेस्ट्रिक्शन से कटवा देंगे चीकू। हाउ, फिर
उसके बाद सर अगर मान लो डीएनए का अमाउंट बहुत कम है तो आप लोग इसको पीसीआर में भेज दो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय कैरीमुलेस। हाँ सर सुना है, 3 स्टेप होती थी, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। इसमें अपन लोग जो है डीएनए प्राइमर का यूज करते हैं और एक एंजाइम होती है टेक पॉलीमरेज। हाँ किससे? बैक्टीरिया से मिला सर, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया? आइसोलेशन। उसके बाद आपने कटवा दिया इसको बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हाँ नॉर्मली अपन लोग ही3 का यूज करते हैं, हीमोफिलस एजिप्टिकस। अच्छा से मिलता है अपन को, आपने सुना होगा। फिर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दो। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप कराओगे तो डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव, ये आप जानते हैं। हाँ ये एसिडिक होता है, बेसिक सर एसिडिक होता है। तो इसको अपन लोग कैथोड पे डालते हैं। कहाँ पे डालते हैं? कैथोड पे बकायदा वेल्स बने रहते हैं। आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे बायोटेक्नोलॉजी वाली, तो बकायदा वेल्स होते हैं, उसको अपन कैथोड पे डाल देते हैं और ये कैथोड से किसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं? एनोड की तरफ। जब अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे और ये किस बेसिस पे जाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। स्मॉलर द साइज फार्दर इट मूव। जितना कम वजन होगा वो उतना दूर तक जाएगा एनोड की तरफ, और जितना वजन भारी होगा वो बेचारा उतना पीछे ही रह जाएगा। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के लिए हमें एग्रोस जेल चाहिए, एग्रोस पॉलीमर जेल। और ये प्रेजेंट किस मतलब ऑप्टेन किस में होता है? ऑप्टेन किससे होता है? रेड एल्गी से, सीवीड में प्रेजेंट होता है। आपने सुना होगा जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया के नाम। हाँ हाँ सर सुना है। अब एक और चीज आपके पास जो आएगी ना, वो आती है सीविंग इफेक्ट। मतलब जो स्मॉलर लार्जर फ्रेगमेंट आपने एग्रोस जेल में करे हैं, हाँ उन्हें अपन को सेपरेट करना है, तो वो सीविंग हो जाएगा। इल्यूजन आपने सुना होगा, हाँ जी बिल्कुल सुना है। फिर नेचुरल डिफेंस में, हाँ अरे ये फालतू की चीजें, ये भी आपके काम की नहीं है, बायोटेक में आ जाएगी नेचुरल डिफेंस वाली, कि आपकी बॉडी के अंदर तो एक होता है आरएनए इंटरफेरेंस वाली मेथड, सुना होगा आपने। हाँ हाँ सर आरएनए आई। और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, जिससे वायरस की ग्रोथ को वो मतलब बैक्टीरिया खत्म कर सकता है। ये आप लोग वैसे पूरा डिटेल में पढ़ते हो बायोटेक में। अब अपन थे कहाँ पे? सबसे पहले आपने आइसोलेशन कर लिया, हो सर कटवा दिया। ठीक है, कटवाने के बाद अगर मतलब रेस्ट्रिक्शन से कटवा दिया और अगर फ्रेगमेंट्स का साइज कम है तो आपने पीसीआर भी कर दिया। पीसीआर करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दी। जिसका वजन ज्यादा होगा वो पीछे रह जाएगा, जिसका कम है वो एनोड की तरफ ज्यादा चला जाएगा। अब अपन लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे एल्कली NOH, ताकि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड करने के बाद आप इसकी करा दो सदर्न ब्लॉटिंग। क्या कराओगे चीकू? सदर्न ब्लॉटिंग। एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड सदर्न, इन्होंने डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक शीट पे ट्रांसफर किया था। उस शीट का नाम था नायलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे। फिर आप लोग हाइब्रिडेशन करा दोगे बाय यूजिंग VNTR प्रोब्स। याद करिए VNTR प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी। अब ले लो इसका एक्सरे। एक्सरे लेने के बाद आपके पास बढ़िया अच्छे अच्छे कलर के, अरे अच्छे मतलब ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलेंगे। और जिस पेशेंट से ये मिल जाए समझ जाओ भाई उसका बाप है। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम यही करते हैं ना, पेरेंटल चेकिंग की, या फिर मतलब कोई ह्यूमैनिटी से हटके कोई अगर चीज हुई है उसी केसेस में आप करते हो तो पता चल जाता है कि कौन है क्रिमिनल। सिंपल, यही अपना चैप्टर था। मॉलिक्यूलर के जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितनी ज्यादा बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपका फायदा है। और आप जानते भी हैं इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, मतलब 6 से 7 सवाल आपको देने के चांसेस ही रखता है। तो मैक्सिमम बार रिवीजन करो। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आपको सब नोट्स में मिली होंगी क्लासेस में जब अपन ने पढ़ा था। चलो मिलते हैं अपन बहुत जल्द। थैंक यू सो मच और पढ़ते रहो। बाय बाय। हुकुम टाइगर का हुकुम।